प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में सिलेबस को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या सिलेबस है, उसका क्या यूटिलाइज है, किस बुक से हम लोगों को पढ़ना चाहिए और क्या क्या इसका स्कोप है, क्लास 12 में ये क्या बेसिक बनने वाला है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं कि अब प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में क्लास 11 का भी पढ़ाई शुरू हो रहा है ऑनलाइन। क्लास 12 बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का क्लास तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन क्लास 11 अभी नहीं चल पा रहा था। तो आज से मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11 भी मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज इस सेशन में सबसे पहले मैं सिलेबस लिखवाऊँगा, थोड़ा वो सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, बुक के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आज इस सेशन को समाप्त करके अगले सेशन में हम लोग हर चैप्टर से कुछ ना कुछ बेसिक पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले सिलेबस को लिखा जाए। सिलेबस सिलेबस फॉर क्लास 11 मैथमेटिक्स। सबसे पहले जो है हम लोगों को सिलेबस मालूम रहना चाहिए, हाँ या नहीं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी। जो पहला आपका दिया हुआ है सिलेबस, वो क्या दिया हुआ है? सेट थ्योरी या सेट्स जो भी लिखा हुआ है, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। पहले लिखवाए थे? अच्छा, तो क्या दिक्कत है, फिर से एक बार लिख लो, ठीक है। ये क्या हो गया? समुच्चय सिद्धांत। फिर है रिलेशन, संबंध, फंक्शन, फलन, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, मैथमेटिकल इंडक्शन, हाँ, यानी कि आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन सिद्धांत, गणितीय आगमन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, लीनियर इक्वलिटीज, रैखिक असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं। फिर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय।
बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि द्विपद विस्तार, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम तथा श्रेणी। इसके बाद आपका आएगा इसके बाद आएगा स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। फिर आएगा कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। इसके बाद आपका आएगा कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट और डेरिवेटिव। कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट और डेरिवेटिव। इसके बाद आपका आएगा सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक। फिर आएगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। समझ गए? ये आपका जो है सिलेबस है। एक और आपका आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, एक आपका आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। हालांकि मैथमेटिकल रीजनिंग एज ए सिलेबस हम लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर भी इसके बारे में कुछ बेसिक जरूर आप लोगों को बताएंगे क्या होता है। कम से कम आपको ये पता तो रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये सिलेबस है, समझ गए? अभी तो मैं सिलेबस लिखा, अब एक एक करके मैं इसको समझाता हूँ, एक एक करके मैं इसको समझाता हूँ कि क्या है सिलेबस, क्या पढ़ना है। और एक्चुअल में हम लोगों को तो पढ़ना 12 है, बोर्ड एग्जाम तो 12 का होने वाला है, लेकिन हम लोग 11 पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इसका रिलेशन होगा। जैसे आप लोग बताइए कि जब क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिए तो सिर्फ क्लास 10 पढ़े या 1 से लेकर 9 तक भी पढ़े? 1 से लेकर 9 तक पढ़े थे ना। तो यहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम देना है 12 का, लेकिन 11 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी चैप्टर है ये सारा चैप्टर आपका क्लास 12 के लिए एज ए बेस काम आता है। क्या काम आता है? एज ए बेसिक। समझ गए? यानी कि इसको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, पहला आपका क्या है? सेट रिलेशन फंक्शन। तो इससे संबंधित आपका क्लास 12 में जो पहला आपका आता है एक्सरसाइज, यानी कि जो पहला चैप्टर आता है वो आता है रिलेशन एंड फंक्शन। बिल्कुल इसी का जो है ना आपका फर्दर रूप है। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12 में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री के यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका जो है ना इन्वर्स पढ़ने के लिए करेंगे, इसका यूज हर जगह पर है। जैसे क्लास 10 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एज ए चैप्टर पढ़े और उसका यूज उसके अलावे कहीं नहीं था, नहीं ना था। क्लास 10 में हर चैप्टर का उसी चैप्टर में यूज था कि नहीं? लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 12 में कैलकुलस, वो पूरा कैलकुलस किस पे बेस होता है? ट्रिग्नोमेट्री पे। यानी कि यदि कहा जाए कि मैथ का हार्ट क्या है, मैथ का दिल क्या है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री। क्या आंसर आएगा? ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि बिना ट्रिग्नोमेट्री का मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है, हायर लेवल पे मैथ पॉसिबल ही नहीं है। हर लाइन में जगह जगह पे ट्रिग्नोमेट्री के यूज होगा। फिर हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं। जब क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो उस समय मैथमेटिकल इंडक्शन का हम लोग यूज करते हैं, उस समय मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर,
अभी तक हम लोग क्लास 10 में कितना नंबर तक पढ़ के आए हैं? वास्तविक संख्या हम लोग पढ़े थे, याद है ना? क्लास 10 का जो आपका मैथ है उसका पहला चैप्टर का ही नाम क्या है? वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या तक हम लोग पढ़ के आए हैं। उसमें भी वास्तविक संख्या में देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे पढ़ने के लिए? सबसे पहले क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5, उसमें आप 0 लगा दीजिए तो कौन सा नंबर बन जाता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। आप प्लस माइनस लगा दीजिए, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। भाग दे दीजिए, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसके बाद आप रूट फुट ले लीजिए, रूट वाला, तो क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या, जैसे √2, √3, √4 भी ना? नहीं, √4 नहीं होगा, √5 होगा, 6 होगा, √6, √7, √8, लेकिन √9 फिर नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में क्या पढ़े थे? हाँ हाँ ठीक है, बोलो बोलो, एकदम अच्छी तरह से जानते हो, खूब जानते हो, बस बोलने में शर्मा रहे हो। खूब पढ़े थे वास्तविक संख्या के बारे में कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यही बोलने जा रहा था ना, तुम रुक गया। हमको मालूम है कि आता है। ठीक, वास्तविक संख्या के क्या है डेफिनेशन? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को या योग को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वहां तक हम लोग पढ़े हैं, वहां तक परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे आप क्लास 11 में आइएगा तो उसके बाद भी संख्या होता है, समझ गए? उसके बाद भी संख्या होता है, और उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या। यानी कि हम लोग और हायर नंबर पे जाएंगे। वास्तविक संख्या तक पढ़े थे, उससे और ज्यादा जानकारी हम लोग लेंगे, समझ गए? जैसे क्लास 10 में तो नहीं, लेकिन हमको लगता है क्लास 9 में हम लोग जैसे रियल लाइन एक वास्तविक संख्या के रेखा खींच दिए, 1 2 3 3.5 4.25 ये सब तो दिखा सकते हैं, लेकिन √3 का तो कोई डेफिनिट मान होता नहीं है ना, √2 का तो कोई डेफिनिट मान होता नहीं है। तो बात है कि √2 को आप कैसे रियल लाइन पे दिखाइएगा? तो क्या 10वां क्लास 9वां क्लास में दिखाए थे हम लोग? 9वां क्लास में हाँ दिखाए थे। देखो ऐसे करके दिखाए थे, ऐसे एक लाइन खींचे थे, पॉइंट लिए थे, फिर ऐसे काट काट के, याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? √2 को वास्तविक रेखा पर दिखाने के लिए याद आ रहा है? हम लोग दिखाए हैं। हाँ, एक बार घर में जाकर बुक को चेक करना। हम लोग जो है √2, √3, √4 को जो है वास्तविक लाइन पे यानी कि रियल लाइन पे दिखाए हैं। फिर देखो लीनियर इनइक्वलिटीज, यानी कि रैखिक असमीकरण। अभी तक हम लोग समीकरण के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? समीकरण के बारे में। जैसे कहा जाए कि यदि आपका 2x - 4 = 0 है, क्या कहा जाए? कहा जाए कि 2x - 4 बराबर कितना है? 0। तो x का मान निकालना है। तो यहां से 2x = 4, x बराबर कितना हो गया? 2। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये भाई साहब आपका समीकरण है। क्या है? समीकरण। अब कह दे इस प्रकार से, अभी एक ही आंसर मिला। कितना आंसर मिला? एक। अब कह दे कि 2x - 4 ये आपका 0 से बड़ा है, 0 से क्या है? बड़ा है। और अब आप x का मान निकाल लीजिए। किसका मान निकालना है? x का। तो क्या करेंगे? 2x > 4, x > 4/2 बराबर कितना? 2। और इधर आ जाओ, दिक्कत हो रही है तो। यानी कि x किससे बड़ा है? 2 से। बोलो x किससे बड़ा है? तो 2 से बड़ा क्या होगा? नहीं, आंसर क्या होगा तब? x का मान क्या होगा? 2 से x जो है 2 से बड़ा है। इसके पहले हम लोग x का मान 2 निकाले थे। बोलो हाँ या नहीं? x का मान 2 निकाले थे। अब हम कहते हैं x 2 से बड़ा है। अब बोलो x का वैल्यू क्या होगा? 2 3 4 5। बिल्कुल सही बात है भाई। 10 होगा कि नहीं? 20,
1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़। यानी कि ऐसे केस में एक हल नहीं मिलेगा, ऐसे केस में एक हल नहीं मिलेगा। कितना हल मिलेगा? अनेक हल मिलेगा। कितना हल मिलेगा? अनेक हल। यही चीज हम लोग किसमें सीखेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज में। किसमें सीखेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज में। समझ गए? इसमें हम लोग सीखेंगे कि अनेक हल कैसे निकलता है। और यहां पर जैसे कि क्लास 10 में हम लोग समीकरण दिया हुआ रहता था, 2 गो समीकरण रहता था, तो उससे ग्राफ निकालते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे। बोलो हाँ या नहीं? ग्राफ। यहां पर भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। एक्चुअल में ये चीज ग्राफ ही है। ये चीज क्या है? ग्राफ है। और यहां पर हम लोग ग्राफ निकालना सीखेंगे। और ध्यान रहे, यही ग्राफ जब आप क्लास 12 में आकर पढ़िएगा ना, तो इससे आपका 7-8 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन पूछता है। मतलब एगो क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, एगो क्वेश्चन 2 नंबर या, तो 5 2 कितना हो गया? 7। अब 2 गो 3 गो 4 गो जो है ऑब्जेक्टिव दे देगा, यानी कि आपका मोटा मोटी 10-12 नंबर का आ जाता है। पहले 6 नंबर का आता था, लेकिन अब एग्जाम तो आपका 100 का होता है क्या? नहीं ना, अब तो एग्जाम 200 का ना होने लगा जी। बोलो कैसे? 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। बोलो हाँ या नहीं? अब 25 को 2 नंबरिया, तो 25 दूना कितना? 50, 150 हो गया। और तुम्हारा जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है? 10 ठो, 10 25 कितना? 50। तो कितने की एग्जाम होता है? 200 का। तो 200 में अब इससे जो है ना पहले 6-7 नंबर का पूछता था, अब इससे मोटा मोटी 12-15 नंबर का पूछेगा। कितना का पूछेगा? 12-15 नंबर। और ग्राफ है। इतना मजा आएगा ये चीज पढ़ने में ना, ये इतना मजा आएगा कि ये सब लोग बना लेता है। मतलब कितनों दूसरा मैथ भारी हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा आसान है। ग्राफ खींचकर इसको प्लॉट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। समझ गए? तो ये ग्राफ के बारे में यहां पर हम लोग सीखेंगे। समझ गए? ग्राफ के बारे में यहां पर हम लोग सीखेंगे। ठीक। फिर देखो, इसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आता है। परमुटेशन एंड क्या है? कॉम्बिनेशन। इसमें एक्चुअल में हम लोग क्या सीखते हैं? तो इस प्रकार से सीखते हैं, जैसे मान लो क्या कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, हाँ या नहीं? क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने जब जाते हैं तो एक्चुअल में कितना प्लेयर होना चाहिए एक टीम में? 11। लेकिन क्या आप लोग घर से 11 मित्र ही तैयार होकर जाते हैं क्या? ये मित्र ज्यादा होता है? ज्यादा होता है ना जी, कम हो सकता है। लेकिन यदि 11 की बात करें तो 11 ही नहीं रहेगा, मित्र क्या होगा? ज्यादा भी रहेगा, 12-15 भी रह सकता है। और खिलाना सबको है। हाँ, यदि आज कोई एक बैठा तो कल दूसरा बैठेगा, परसों तीसरा बैठेगा। तो मान लो क्या कि आपके पास 15 मित्र है। आप लोग टोटल कितने मित्र हैं? 15। और 15 मित्र में से खेल कितना सकता है? 11। तो 15 मित्र में से 11 को कितने प्रकार से चुन सकते हैं हम लोग? 15 मित्र में से 11 मित्र को कितने प्रकार से चुन सकते हैं? ये चीज किसमें सीखेंगे हम लोग? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। किसमें सीखेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब जैसे देखो, आप लोग आते हैं नाथनगर से, ठीक। मान लो क्या कि नाथनगर से आपका वो जो पीपलगाछ है वहां तक आने के 2 रास्ता है। बोलो कैसे? एगो ओने से टीएनबी होकर, एगो चंपानगर होकर, 2 गो रास्ता से आ गए। अब फिर उस पीपलगाछ से प्रभाकर सर के कोचिंग में आने का मान लो 3 रास्ता है। कितना रास्ता है? 3 रास्ता है। अब बात है कि आपको नाथनगर से प्रभाकर सर के यहाँ आना है, तो आप कितने प्रकार से आ सकते हैं? जैसे देखो, यहाँ पे समझाते हैं। ये रहा आप नाथनगर, ये रहा आपका पीपलगाछ, और ये रहा प्रभाकर सर, ठीक है। ये रहा नाथनगर, और ये पीपलगाछ ट्री, और ये रहा प्रभाकर सर। यहाँ से आपको आने का कितना रास्ता है? 2 रास्ता। और पीपलगाछ से प्रभाकर सर के पास आने का कितना रास्ता है? 3 रास्ता। हम बोले कि आप अपने घर से आ रहे हैं प्रभाकर सर के यहाँ पढ़ने, तो कितने प्रकार से आ सकते हैं? हाँ या नहीं? कितने प्रकार से आ सकते हैं? 3 प्रकार से। और कोई आंसर और बताइए? 5 प्रकार से आ सकते हैं, यही ना जी? 2 यहां पर और 3 यहां पर। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से हम लोग आ सकते हैं। एक बार आकर देखते हैं, तो एक बार चलो घर से चलो। कहां आया बोलो?
पीपलगाछ कहाँ आया, कितना रहता, एक, कहाँ आया बोलो, पीपलगाछ कहाँ आया, प्रभाकर सर कौन रास्ता हो गया, दो, कहाँ आया, कहाँ गया, कितना रास्ता, कहाँ आया, कहाँ गया, कितना रास्ता, कहाँ आया, पीपलगाछ कहाँ गया, प्रभाकर सर के पास कितना रास्ता, कहाँ आया, कहाँ गया, प्रभाकर सर के पास कितना रास्ता है, 6 रास्ता हो गया, नहीं 6 रास्ता हुआ ना, यानी कि यहाँ पर 2 रास्ता था, यहाँ पर 3 रास्ता था, तीनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। इस चीज को हम लोग सीखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, ये तो ऐसा एग्जाम्पल है ताकि एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन जब इस चीज को हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तो ज्यादा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग क्या सीखेंगे, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग क्या सीखेंगे, तो देखना, तो देखो जी, अब बोलो नो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, a प्लस बी का होल क्यूब मालूम है, a प्लस बी का होल पे पावर 4 मालूम है, a प्लस बी के होल पे पावर 4 मालूम है जी, कैसे मालूम बोलो तो, नहीं निकालेगा ना, मालूम है, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब के लिए तो निकालेगा नहीं, इसको तो डायरेक्ट बता देगा, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन जब हम बोले कि a प्लस बी का होल पे पावर 4, डायरेक्ट बताओ, याद है, नहीं, ठीक, a प्लस बी पे पावर 5, मुश्किल हो जाएगा ना, अभी तक मुश्किल है ये, 2 पावर आसान है, 3 पावर आसान है, लेकिन जैसे 4, 5, 6, 7 पावर जाएंगे तो अभी हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, टफ, क्या हो जाएगा, टफ। लेकिन यही चीज जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ लीजिएगा, द्विपद विस्तार में पढ़िएगा, तो 4, 5 पावर तो लगेगा, ये तो चुटकी में बन जाएगा, क्या लगेगा, चुटकी में बन जाएगा। वहां पर हम लोग 1-1 हजार पावर निकालते हैं, a प्लस बी पे कितना पावर, 1000 पावर निकाल सकते हैं, 2, 3, 4 पावर, 5 पावर तो चुटकी में निकल जाएगा, मुझवानी निकल जाएगा। तो ये चीज हम लोग कहाँ सीखेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का तो बढ़ना चाहिए ना, माइंड सेट बढ़ना चाहिए ना। जैसे मान लो कि क्लास 10 में हम लोग पढ़े तो क्लास 10 का सिलेबस बहुत छोटा था, हाँ या नहीं, मैथ का एगो बुक था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एगो बुक था, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए एगो बुक था, हिंदी के लिए एगो था, इंग्लिश के लिए एगो था, इंग्लिश अनिवार्य भी नहीं था। तो ईमानदारी से आप लोग बताइए, क्या क्लास 10 में आप लोग मैथ एक ही बार खत्म किए थे, 4, 5, 2, 3 बार, तो 3, 4 बार तो हमको लगता है टीचर खत्म कर देते हैं, और विद्यार्थी अपने से 5, 6, 7 बार बनाता है, हाँ या नहीं जी। फिजिक्सो केमिस्ट्री 2, 3 बार तो टीचर खत्म करते हैं, जहां पर आप लोग पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं, सब सर करते होंगे, सब सर करते हैं। इसके बाद फिर आप लोग 4 बार 5 बार पढ़ते हैं। यानी कि कहा जाए तो क्लास 10 क्लास 9 का जो सिलेबस है वो छोटा है, वो क्या है, छोटा, और आपके पास बहुत टाइम रहता है पढ़ने के लिए। देखो जब क्लास 9 में लोग जाता है ना, एक्चुअल में मैट्रिक में देखा गया है कि लोग 1 साल सीनियर पढ़ लेता है, क्लास 8 में रहता है तो क्लास 9 खत्म हो जाता है, सही बोलो, है कि नहीं, ऐसा हुआ है कि नहीं। क्लास 8 में रहता है तो क्या खत्म होता है, 9 में रहता है तो क्या खत्म होता है, और 10 में रहता है तो फिर 10 खत्म होता है। यानी कि आप 10 को साल पढ़ लेते हैं, एक छोटा सिलेबस और आपके पास टाइम हैवी रहता है, हाँ या नहीं। दूसरी बात, आप घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठ कर आप पढ़ाई करते हैं, कहीं एने ओने जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम रहता है, समझ गए। लेकिन जैसे ही आप सीनियर क्लास में आते हैं, क्लास 11 और क्लास 12 में आते हैं, तो आपका सिलेबस अचानक से बड़ा हो जाता है। यहाँ जो सिलेबस है वो अचानक से क्या हो जाता है, बड़ा, मतलब एकदम इमीडिएट बड़ा हो जाता है। बड़ा तो होता है, लेकिन क्या समय भी बड़ा हुआ, क्या समय तो बड़ा नहीं हुआ, समय तो वही, बल्कि समय घट गया।
समय तो घट गया, आपका रिजल्ट निकलता है मई सब में, हालांकि इस बार तो थोड़ा पहले निकल गया था, लेकिन एवरेज देखा जाए तो रिजल्ट कब निकलता? मई में। मई में रिजल्ट निकलता है तो काउंट कर लो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5, 3, 8। आपके पास क्लास 11 पढ़ने का कितना टाइम है? 8 महीना टाइम है, हाँ या नहीं? 8 महीना, उसमें भी बीच में जो है ना आपका छुट्टी है, एडमिशन के लिए दौड़िएगा, फिर जो है ना कि आप शुरू में जोश रहता है, कॉलेज जाइएगा, हाँ या नहीं? कॉलेज आकर एंजॉय कीजिएगा, मटर गश्ती कीजिएगा, क्योंकि एक आप अचानक से घर से बाहर भी तो निकलते हैं, हाँ या नहीं? पहले पिंजरा में बंद है, फिर पिंजरा से बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा मस्ती करने के लिए भी आपको मिलता है। तो उसी में आपको ये सिलेबस भी खत्म करना है, जबकि सिलेबस भी आपका क्लास 11 का ज़्यादा बड़ा है। तो जो दिमाग से आप पढ़ रहे थे क्लास 9, 10 में, यदि वही माइंडसेट यहाँ पे पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा, खत्म ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको माइंडसेट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जो चीज़ आप पहले 1 घंटे में करते थे, यहाँ पर आपको आधे घंटे में करना पड़ेगा, और इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी, समझ गए? इसकी आदत डालनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेबस खत्म होगा और तभी आप अप टू डेट रहिएगा। मेरी बात समझ में आया ना? क्लास 10 तक और क्लास 10 के बाद क्या अंतर आ रहा है? अंतर आ रहा है क्लास 10 का सिलेबस छोटा, समय ज़्यादा, यहाँ पे सिलेबस बड़ा और समय कम, और पढ़ना यहाँ पर भी है, पढ़ना वहाँ पर भी था। इसीलिए आप लोगों को माइंडसेट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सोचने समझने की शक्ति जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी, डेवलप करना पड़ेगा। या तो आप अपने से डेवलप कीजिए, या उसमें हम लोग मदद करेंगे, है या नहीं? टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है कि बोर्ड पे आए और एकदम रगड़ के एक एक करके पढ़ाकर चले गए, टीचर का ये काम है? इतना काम तो है ही, लेकिन यही काम है ऐसा नहीं है। यदि यही काम रहे, बोर्ड पे पढ़ा के चले गए, तब तो वो कुछ नहीं है। इसके साथ साथ क्या है कि हम आप लोगों को एक्चुअल में टीचर को एज ए गाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाइड, यानी गाइड करना। गाइड करना, आपका कोई एक्सरसाइज है, थ्योरी उसको बता दिया गया, 20 गो 25 गो सवाल है, 4 गो 5 गो 6 गो बता दिया गया, तो अब 10 गो कौन बनाएगा? मास्टर बताएगा। ये किसका काम है? आपका काम है। तभी तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग जो है ना, हम लोग जो टीचर हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे, समझ गए? तो ये तो होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको अपना माइंडसेट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, क्लास 9, 10 में हम लोग क्या हुआ कि एक ही टीचर के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण सब पढ़ लिए। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर लेना है। मैथ के अलग अलग टीचर, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, और इंग्लिश वाले ही मोटा मोटे हिंदी भी पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपको 4-5 घंटा तो डेली क्लास करने में ही लग जाएगा, समझ गया? अब देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हम लोग थोड़ा बहुत क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। बोलो क्या पढ़ के आए हैं सर? एपी अनुक्रम पढ़े ना जी? एपी उसमें हम लोग पढ़े थे, एपी में हम लोग पढ़े थे, अनुक्रम पढ़े थे, फिर क्या होता है आपका सीरीज, क्या होता है प्रोग्रेशन, क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं। एपी पढ़े हैं ना? तो यहाँ पर भी वही, एपी तो उतना पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा उसका और विस्तार पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसमें एक होता है जीपी, जीपी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीपी भी पढ़ेंगे, समझ गए? जीपी भी पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 10 में जब आपका सवाल दिया हुआ रहता था साधारण ब्याज पे, तो एपी में होता था, याद करो। 10वां क्लास में जब सवाल किस में रहता था? एपी में, ए साधारण ब्याज में, तो एपी में रहता था। आज चक्रवृद्धि ब्याज में रहता था, तो एपी में नहीं रहता था, याद है? याद करो, जो पहला हम लोग जो 5.1 पढ़े थे, उसका पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर, बेलन में हवा भरते हैं, हवा निकालते हैं, याद आ रहा? बोलो हाँ या नहीं? बैलून में था ना, जो हवा भरते हैं, फिर हवा को क्या करते हैं? निकालते हैं। एपी में था कि नहीं था? नहीं था एपी में, वो एपी में नहीं था, देख लेना, वो एपी में नहीं था। हाँ, अपने जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तुम लोग एक बार जाकर फिर से देखना, वो एपी में नहीं था, समझ गए? चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम एपी में नहीं होता है, उसके लिए हम लोगों को जीपी पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? जीपी।
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन याद करो 10वां क्लास में हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे ना। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ के आए थे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखे थे, 3 बिंदु संरेख होगा इसका शर्त पढ़े थे। क्या शर्त था 3 बिंदु संरेख होने का? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाए 0, तो इससे आपको क्या मिल जाता है 3 बिंदु संरेख मिल जाता है। ठीक, यहां पर स्ट्रेट लाइन में हम लोग रेखा का समीकरण निकालना सीखेंगे। किसका समीकरण निकालना सीखेंगे? रेखा का, सरल रेखा का समीकरण निकालना हम लोग सीखेंगे, कई अलग अलग प्रकार से सीखेंगे। और कोनिक सेक्शन में आपका जो है ना 4 चीज आएगा। जैसे 10वां क्लास में हम लोग वृत्त पढ़े हैं, हाँ या नहीं? यहां पर भी हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला, परवलय। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलिप्स, समझ गए, दीर्घवृत्त। और फिर पढ़ेंगे हम लोग हाइपरबोला यानी कि अति परवलय या दीर्घ परवलय पढ़ेंगे। तो 10वां क्लास में जब हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण, क्या पढ़े थे? द्विघात समीकरण। तो उसमें से इस प्रकार से था, मान लो क्या कि ऐसे था, आपका जो है इस तरह से कोई ग्राफ था, इसका कौगो रूट होता था? 2 गो। काहे कि एक्स एक्सिस को क बार काटा? 2 बार। कौगो मूल होता था इसका? 2 गो मूल होता था। और इसको हम लोग क्या कहते थे? द्विघात समीकरण जो रहता था उसका एक स्पेशल नाम था, उसको क्या बोलते थे? इस तरह के वक्र को क्या बोलते थे? परवलय। याद करना, एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देखना, उसमें लिखा हुआ है। जब एक बार काटता था ऐसे करके एक्स एक्सिस को, तो इसको सरल रेखा बोलते थे, स्ट्रेट लाइन। एक हल मिलता था, रैखिक समीकरण से मिलता था, और इससे 2 हल मिलता था। और इस प्रकार के फोटो को हम लोग क्या बोलते थे? परवलय। क्या बोलते थे? परवलय। एक बार आप लोग उल्टा के देख लीजिएगा बुक, परवलय इसको बोलते थे, समझ गए? इसकी यही सब इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आपका कैलकुलस है। कैलकुलस तो मैथ का जान है। कैलकुलस मैथ का क्या है? जान। पूरा जो है कि आपका मैथ कैलकुलस बेस पे, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ये कैलकुलस पे बेस है। यानी कि कैलकुलस यदि आप नहीं सीखते समझते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलस में क्या, किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। कैलकुलस में डिफरेंशिएट करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, किसी को तुलना करके करते हैं, समझ गए? और भी कैलकुलस में बहुत कुछ पढ़ते हैं। जैसे मान लो क्या, मान लो कि आप बैलून फुलाते हैं। एक उदाहरण देते हैं, आप क्या फुलाते हैं? बैलून। बैलून मारते हैं या पंप से मारते हैं, हवा मारते हैं, हाँ या नहीं? मान लो कि आप जो है ना कि 10 सेकेंड तक हवा मारे और बैलून का ये आकार हो गया, ये आकार हो गया, ठीक है। और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बात बताओ, ये आकार जो होगा बैलून का कैसे स्फेरिकल होगा, बॉल वाला आकार होगा, हाँ या नहीं? अब पूछा जाए 1 मिनट बाद इसका आकार क्या होगा, कितना बड़ा होगा? 1 मिनट बाद आपको पता है 10 सेकेंड में इसका आकार क्या है, साइज कितना का पता है 10 सेकेंड का। और आपसे क्या क्वेश्चन किया जाए कि 1 मिनट के बाद आप उसी तरह से हवा भर रहे हैं तो 1 मिनट के बाद इसका क्या आकार होगा, समझ गए? इस चीज को हम लोग कहां सीखेंगे? कैलकुलस में। कहां सीखेंगे? कैलकुलस में, समझ गए? आप जो है कि जाते हैं घूमने के लिए, यार मित्र शाम को जाते हैं, उधर पोखर किनारे बैठ जाते हैं, बगल में पत्थर रहता है, टक टक मारते हैं, याद है ना? तो मारते हैं तो क्या होता है? पानी टिक 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 ऐसे बढ़ता है ना, याद है? इस तरह से बढ़ता है ना, वेव के जैसा बढ़ता है ना। तो उसमें बोला जाए कि एक बात बताइए कि 2 सेकेंड में जब आपने कंकड़ फेंका और 2 सेकेंड में वो आकृति है, वो वृत्त का आकृति बनेगा। उस वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, कहता है कि 10 सेकेंड बाद इसकी त्रिज्या या इसकी परिधि क्या होगा, आप निकालिए। 10 सेकेंड के बाद वृत्त की त्रिज्या या वृत्त की परिधि क्या होगा, आप निकालिए। किसकी मदद से निकालिएगा? कैलकुलस की मदद से। किसकी मदद से? कैलकुलस की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, समझ गए? ये तो छोटा मोटा हम इसको बता रहे हैं, ये तो जस्ट छोटा छोटा इसको बता रहे हैं जो आप समझ पाइएगा। इस लेवल पे आप जो समझ पाइएगा हम वही बता रहे हैं। इसका स्कोप बहुत ही वास्ट है,
समझ गया, हर जगह पर इसका स्कोप है, हर जगह पर इसका स्कोप है। ठीक, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा शुरुए से हो जाता है, यानी कि यदि आप कैलकुलस नहीं सीखते हैं तो आपको कहाँ दिक्कत हो सकती है, मैथ में तो होबे करेगी, फिजिक्स में दिक्कत होगी, केमिस्ट्री में दिक्कत होगी, हर जगह दिक्कत होगी। इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं, मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये नहीं पढ़ के आए हैं। यहां पर भी हम लोग ये पढ़ेंगे, माध्य, माध्यिका, बहुलक पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावे भी आप लोग, हालांकि आप लोग तोरण भी पढ़ के आए थे, ओगिब तोरण पढ़ के आए हैं ना जी, नहीं पढ़े थे तोरण, तोरण पढ़ के आए थे, ओगिब इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहां पर उतना पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे। आप सांख्यिकी और प्रायिकता में संबंध नहीं पढ़े थे, आप 10वां क्लास में सांख्यिकी और प्रायिकता में आप संबंध नहीं पढ़े थे। हम लोग यहाँ पे सांख्यिकी और प्रायिकता में संबंध भी पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इसको पढ़ेंगे। प्रायिकता में आप क्या पढ़े थे, सिक्का को उछाले 2 बार, पासा फेंके, हल्का हल्का सवाल पढ़े थे ना। यहाँ पर हम लोग जो है ना बहुत ही भारी भारी सवाल पढ़ेंगे, बढ़िया सवाल सब पढ़ेंगे। जैसे मान लो क्या कि एक परिवार में 2 गो बच्चा है, दोनों है लड़का, तीसरा बच्चा लड़की होने वाली है, तो उस लड़की होने वाले की क्या संभावना है, इसको हम लोग यहां पर निकालेंगे। समझ गए, इसकी क्या संभावना है, इस चीज को यहां पर हम लोग निकालना सीखेंगे। और मैथमेटिकल रीजनिंग, हालांकि एज ए सिलेबस तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि हम लोगों का एम 10वां पास करके, क्लास 12 पास करके जाकर जो है ना पान गुटखा का दुकान खोलना नहीं है, कोई गुमटी खोलना नहीं है। हम लोगों का एम क्या है, पढ़ लिख कर सबसे पहली बात कि अच्छे इंसान बनना, और फिर जो है कि नौकरी चाकरी लेना। सिर्फ अच्छे इंसान बन गए बहुत अच्छा नहीं है, आपको उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, नौकरी लेना पड़ेगा। उस नौकरी में क्या आपके भैया दीदी तैयारी करते हैं कंपटीशन का, तो क्या वो रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ना, तो वो भी पढ़ते हैं, हम भी आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, हम भी यहाँ पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता डेवलप करेंगे, यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। समझ गए, जैसे क्लासरूम में यहाँ पर 100 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक, और आप गेट के पास से यहाँ से एक बच्चा बाहर गया, ठीक है, और वह बोला कि सर हमको निकाल दिए क्योंकि हम बदमाशी कर रहे थे। आप वहीं पे खड़े रहे, 5 मिनट के बाद फिर एक बच्चा गया, तो आप क्या समझिएगा, आप क्या समझिएगा, इस बच्चा से आप पूछे नहीं है, आपके मन में क्या आएगा, बच्चा क्यों निकला है, ये भी बदमाशी कर रहा था, है या नहीं, आपके मन में आएगा ना। लेकिन कोई जरूरी है क्या उस बच्चा का पेट दर्द नहीं कर सकता है, पेट दर्द करेगा तो घर नहीं जाएगा, है या नहीं, उसको कोई काम होगा तो घर नहीं जाएगा जी, उसको भूख लगेगी तो घर नहीं जाएगा, उसका कॉल आएगा तो घर नहीं जाएगा। यानी कि आप एक चीज को मानकर ही उस पे जो है ना दूसरा नहीं सोचना है, आपको तर्क लगाना है, तर्क क्या लगाना है, तर्क, आपको लॉजिक लगाना है। किसी भी चीज का जवाब देने के लिए आपको क्या लगाना है, लॉजिक। समझ गए, उस चीज को हम लोग कहां पे सीखेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग में। बताओ कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, सिलेबस क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, सिलेबस का यूजेस, ठीक है। और जितना है ये सब क्लास 12 का क्या है, बेस है, सब क्लास 12 का क्या है, बेस है। अब रहा बुक के बारे में, हम आपको बोले थे, तो बुक देख लो, बुक हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, बुक्स जो है देखो, आपका 2 बुक कम से कम, एक आपका NCERT और एक आपका कौन सा, केसी सिन्हा, कौन सा, केसी सिन्हा। या तो NCERT हम बताएंगे, केसी सिन्हा आप बनाइए, जो दिक्कत होगा हम बताएंगे, या केसी सिन्हा हम बनाएंगे, NCERT आप बनाइए। दोनों बुक जो है ना हम ही बना देंगे तो लड्डू फायदा होगा जी, होगा फायदा, बोलो हाँ या नहीं। तो वही करेंगे, कोई एक बुक पकड़ के एक सुर से बताएंगे, दूसरा बुक आप बनाइएगा, जहां दिक्कत होगा। सप्ताह में 2 दिन आपका डाउट क्लास रहेगा, एक दिन टेस्ट रहेगा, जैसे कि आपका शनिवार को टेस्ट हो गया, संडे को डाउट क्लास, छुट्टी एक दिन नहीं होगा,
मतलब 7 दिन में 7 दिन आपका पढ़ाई होगा। पढ़ाई इन दी सेंस की 5 दिन हम पढ़ाए, तो 5 दिन के एक दिन टेस्ट लिए और एक दिन क्या रह गया, डाउट क्लास। डाउट क्लास देना पड़ेगा ना। तो ये मेरा आपका पढ़ाने का ढंग रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी आप ऑनलाइन पढ़िए, समझ गए, और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा आप आराम से क्लास में आकर बैठकर पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए, आज सिलेबस डिस्कस कर दिया मैं, तो इसको नोट कीजिए। और कल जो है कि हर चैप्टर जितना है ना, पहले हर चैप्टर का जो है ना कि आधा घंटा 1 घंटा करके जो है ना कुछ बेसिक आपको बता देंगे। इसके बाद ही कोई चैप्टर को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, क्या ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।